हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइव प्रोसेसेस की, यानी कि जैव प्रक्रम की। तो कुछ जैव प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा है डाइजेशन, आपने पढ़ लिया है रेस्पिरेशन, और आज का जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, ये रेस्पिरेशन आपने पढ़ा था, क्लियर है, और आपने नोट्स भी बनाए हैं, तो रेस्पिरेशन को आप समझ चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और किस प्रकार से ये काम करता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यहाँ पर परिवहन, ठीक है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें, इसका मतलब होता है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के वाहन या व्हीकल का हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा, हम अपने घर से कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा जाते हैं? किसी वाहन के द्वारा। कोई वाहन, कोई व्हीकल होता है, उसके द्वारा हम क्या जाते हैं? स्कूल जाते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, आपने कहा कि स्कूल पास है, या फिर आपने कहा कि कहीं जो कुछ ऐसे गांव भी होते हैं जहाँ पे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम घर से स्कूल जाने के लिए किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही चलिए, ठीक है, हमने कहा घर से स्कूल, हो सकता है कि कुछ बच्चे पैदल जाते होंगे, ठीक है। कई बच्चे जो होते हैं पहाड़ों में, वो पैदल स्कूल जाते हैं। अगर मैंने कहा कि आप अपने गांव से किसी शहर जाते, तो क्या आज की डेट में आप पैदल जाते थे? एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ पर क्या था, जो गांव है, गांव से शहर पैदल जाया जाता था। जो भी आपको राशन लेनी है या किसी भी प्रकार की आपको सामग्री लेनी है या कोई भी आपका काम है, तो आपको क्या करना होता था? पैदल जाते थे। आप अपने दादा या परदादा जो आपके रहे होंगे, वो पैदल जाते थे। तो दादा भी आपके पैदल गए होंगे, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी जाना है, आपको मार्केट जाना है, किसी पास के शहर में जाना है या किसी दूर शहर में जाना है, तो आप क्या करते हैं? वाहन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? परिवहन हो रहा है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही परिवहन अगर आपसे कहा जाए कि आपकी बॉडी में भी होता है, कैसे होता है, देखिए, एक डायग्राम बनाइए और उससे आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जल्दी से बनाएंगे, ठीक है। ये आपकी एसोफेगस है, ये स्टमक आ गया है, ठीक है। स्टमक बहुत अच्छा नहीं बना है, बट अभी समझने के लिए ठीक है। ये आपकी क्या है? छोटी आंत है। इस प्रकार से आपकी क्या है? छोटी आंत है। ये आपकी क्या है? बड़ी आंत है। हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, फिर आप सोचेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो ये हमारी आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्लियर है। यहाँ पर आपने कहा ये क्या? हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत को थोड़ा सा ले लीजिए बाहर, और छोटी आंत को ये इस प्रकार से, ही छोटी आंत को ये इस प्रकार से, छोटी आंत को आपने ऐसे कर लिया है। आप क्या देखते हैं? छोटी आंत में इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देंगे? विलाई और माइक्रोविलाई दिखाई देंगे, ठीक है। जो आपका पाचित भोजन है वो कहाँ जाता है? विलाई के माध्यम से आपके रक्त में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पाचित भोजन है, जिसे आप ग्लूकोज कह रहे हैं, वो आपकी छोटी आंत में है, ठीक है। छोटी आंत आपकी कहाँ होती है? आपने कहा जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है, आपका स्टमक तो यहाँ है, आपने कहा जो लोअर एब्डोमेन होता है वहां आपकी छोटी आंत होगी, ठीक है।
अब छोटी आंत से वो जो पाचित भोजन है, उस पाचित भोजन की आवश्यकता हमारी बॉडी की सारी सेल्स को, आपके जो हेड की सेल्स होंगी उन्हें भी है, आपकी जो टो की यानी कि पैर की जो सेल्स होती हैं उन्हें भी है। अब हम क्या समझे, आपने कहा आपके लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, पाचित भोजन होगा, उससे ऊपर भी जाना है यहाँ से और उसे नीचे भी जाना है, पूरी बॉडी में क्या होना है, यहाँ पे ट्रांसफर यहाँ पे करवाया जाना है, पहली चीज। दूसरा, हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, ठीक है, कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से एक हार्मोन निकलता है जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। हमने कहा ग्रोथ सिर्फ इस एरिया की नहीं होनी है, ग्रोथ आपकी पूरी बॉडी की होनी है, आपके पैर, आपके हाथ, आपके जो फिंगर्स होते हैं सभी की ग्रोथ होनी है। इट मीन्स कि इस हार्मोन को यहाँ से लेकर के पूरी बॉडी में क्या करना है, ट्रेवल करना है, ठीक है, दूसरी चीज हो गई है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर जिनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी से। तीसरी चीज अगर हम बात करें जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, आपने ये प्रोसेस पढ़ी है। आपने कहा यहाँ से आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल से आपने क्या किया है, ऑक्सीजन को लिया है, वो ऑक्सीजन आपके कहाँ गई है, आपने कहा लंग्स में गई है, लंग्स से एल्विलाई में गई है, एल्विलाई से ब्लड में गई है, और ब्लड से पूरी बॉडी में जा रही है। ये भी क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट ही है। यानी कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपके नाक से लेकर के आपकी पूरी बॉडी में, आपके, आपने कहा कि जो लोअर पार्ट है और जो अपर पार्ट है वहां सभी जगह जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट है। तो आपने क्या कहा, डाइजेस्टेड फूड हो गया है, आपने कहा गैसेस हो गई हैं, आपने कहा हार्मोन्स हो गए हैं, या जो भी चीजें हैं उनका हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, वहां पर हमने कहा फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म हो रही है, पौधे की पत्ती में हो रही है। अब पत्ती से जो भोजन है वो जड़ को भी जाना है, पत्ती से जो भोजन है वो ऊपर शूट टिप को भी जाना है, हर जगह जाना है। तो हमने कहा वहां पे भी क्या हुआ है, परिवहन हुआ है, वहां पे भी परिवहन होता है, हमारी बॉडी में भी परिवहन होता है। आपने कहा आपकी हर एक सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए, ठीक है। आपकी जो पैर है, पैर की जो कोशिकाएं हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हैं, आपका जो हेड है, हेड की जो सेल्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हमारी बॉडी से बाहर निकलना है आपकी नोस्ट्रल्स के थ्रू, तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। अब वो पाथवे जो भी होगा, पाथवे आपने देखा है कि पाथवे क्या है, तो आपने कहा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का, ठीक है। इसी प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे शरीर में होता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। या फिर आप कहते हैं इसे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका होता है यहाँ पर परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसे हम कहते हैं जिसमें सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन का मतलब है कि कोई चीज क्या हो रही है, आपने कहा सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, कौन कौन से अंग जो है इंक्लूड होते हैं, सर्कुलेशन क्यों यहाँ पर हो रहा है, सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम of human being, transportation in plants, human being like other multicellular organism need a regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by a circulatory system or a transport system. आपने कहा मनुष्य की परिसंचरण प्रणाली या पौधे में जो परिवहन है, दोनों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों में ही परिवहन होता है। आपने कहा अन्य बहुकोशिकीय जीवों की तरह मनुष्य को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य संचार प्रणाली या फिर आपने कहा कि जो क्या कहते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा है या परिसंचरण तंत्र कहा है या परिवहन प्रणाली इसे कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि परिवहन प्रणाली में क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। चलिए अब अपने का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन में देखें, मनुष्य में देखें कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। हमने कहा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बीइंग। आपने कहा परिसंचरण तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है।
अब इतना तो हमें पता है कि अलग अलग पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये परिवहन किन के माध्यम से होता है? अगर ये देखें तो आपने कहा इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। किस किस से मिलकर बना है? हृदय से, धमनियों से, शिराओं से, रक्त कोशिकाओं से ये बना होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी हमने सिस्टम की बात की है, हमने क्या कहा है? आपने क्लास 9th में पढ़ा है सेल, और उसके बाद आपने पढ़ा है टिश्यू, और अब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम को। तो हमने सीक्वेंस यही देखा था, हमने कहा था सेल, सेल से मिलकर के बनते हैं टिश्यू। तो यहाँ पे सेल्स होंगे, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो जब भी ऑर्गन सिस्टम की बात आएगी तो हमने कहा कि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑर्गन होंगे, सिंगल ऑर्गन को हम ऑर्गन सिस्टम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हमने कहा सिस्टम में क्या होंगे? एक से ज्यादा ऑर्गन होंगे। कौन कौन से वो ऑर्गन आते हैं? आपने कहा सबसे पहला जो ऑर्गन यहाँ पर आया है वो है आपका हार्ट। हार्ट यानी जिसे आप क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका आया है आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। तीसरा आपका आया है वेन, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? यहाँ पे शिरा कहते हैं। और चौथा आया है आपका कैपिलरीज, जिसे आप क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये चार जो चीजें, अब ये हटा दूं, अब आप समझ चुके हैं कि ये क्या है। अब ये हटा दूं, हमने कहा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें इतने ऑर्गन हैं, कितने पार्ट हैं? यहाँ पे 4 ऑर्गन हैं या 4 पार्ट यहाँ पर होते हैं। थोड़ा सा इन ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इनका काम होता है, ठीक है। और थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी इनके बारे में लेते हैं। अगर मैं कहूँ इन तीनों को आप कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, इनको आप क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। किन्हें? आर्टरीज, वेन और कैपिलरी को, ठीक है। काम क्या होता है इनका? ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि इनमें ब्लड जो है, इनमें रक्त जो है वो बहता है यहाँ पर, ठीक है। आर्टरीज हो गई हैं, वेन हो गई हैं, कैपिलरीज हो गई हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए हर एक जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने कहा जो डाइजेशन है, तो डाइजेशन जब हुआ तो डाइजेशन का जो प्रोडक्ट था, हमारा मेन प्रोडक्ट, वो था ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का जो काम है, उसका काम है एनर्जी रिलीज करना। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए आपको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। जब तक आप रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो डाइजेशन को कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमने कहा डाइजेशन के बाद तो ग्लूकोज बना है, ठीक है। उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको रेस्पिरेशन करना होगा। तो आपने कहा जब तक रेस्पिरेशन नहीं किया है तब तक डाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। अब आपने रेस्पिरेशन भी कर लिया है, अब आपको एनर्जी भी यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है? आपने कहा कि आप के ब्लड में जो गैसेस हैं वो क्या हो रही हैं? सर्कुलेट हो रही हैं पूरी बॉडी में। तो जब तक आपने कहा कि यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हुआ तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो डाइजेशन का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। तो सारी जो प्रोसेस है वो आपस में क्या है? कनेक्टेड है यहाँ पे। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एक डायग्राम हमने बनाया था जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्या आपको इतना पता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या बात की थी। ये जो आपको पाइप जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। हमने कहा ये क्या आती हैं? ब्लड वेसल्स आती हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि एक ब्लड वेसल्स, एक जो छोटा सा पार्ट है वो हमने रेड कलर से बनाया है, और एक जो पार्ट है वो हमने किससे बनाया है? यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि जो रेड कलर में हमने बनाया है वहां पर हमने ऑक्सीजन को लिखा है, और जहां पर हमने ब्लू कलर को बनाया है वहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो हमने इसका रीजन भी बताया था कि क्यों हमने अलग अलग कलर से इन्हें लिखा है। और अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं होगा तो आप यहाँ पे कलर देख के और आप यहाँ पर लेबलिंग देख के समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर अलग अलग कलर से हमने इसे डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका? आपने कहा कि तीनों जो है वो ब्लड वेसल्स हैं और तीनों का जो काम है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है? काम सेम क्या होगा? यहाँ पे जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन करना है यहाँ पे, लेकिन अलग अलग प्रकार से यहाँ पे सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमने कहा
सबसे पहले तो ये देखिए, हमने आर्टरीज के बारे में बात की, जिसे आप धमनी कहते हैं। आर्टरीज को हम दिखाते हैं रेड कलर में। जब भी आपने क्या किया होगा, यहाँ पे आर्टरीज जो होती हैं आपकी, वो आप रेड कलर में दिखाते हैं, ठीक है। रेड कलर में क्यों दिखाते, क्योंकि इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है। तो जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो आप आर्टरीज को रेड कलर में यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। रेड कलर इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है। ऑक्सीजन का अधिक मात्रा में होने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन ही तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा। तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन के जो चारों यहाँ पर क्या होते हैं, जो चेन होती हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अल्फा और बीटा चार ये होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो चारों कॉर्नर में क्या है, ऑक्सीजन लगे हैं। इसका मतलब है आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो आर्टरीज में कैसा जो ब्लड है बहेगा, वो इस प्रकार का ब्लड बहता है, ठीक है। क्लियर है, इसीलिए हम इसे रेड कलर से दिखाते हैं। ध्यान से पढ़िए, आगे जाके एक्सेप्शन भी आते हैं हमारे पास दोनों के, आर्टरी के भी और वेन के भी। पहले आपको बेसिक चीजें समझनी है, उसके बाद एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा हमने कहा वेन होती है, और वेन को हम दिखाते हैं ब्लू कलर में। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अधिक वो यहाँ पे पाई जाती है। अधिक नहीं कह सकते हैं, बट हमने कहा वेन में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। वेन की जो कंडीशन होती है, ये हटा दूं मैं यहाँ पर, अब आप इतना समझ रहे हैं, ठीक है। तीनों ब्लड वेसल से आप समझते हैं कि हमारे पास स्पेस इनफ नहीं है। तो वेन की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, ये हीमोग्लोबिन है, ये कंडीशन होते हैं हीमोग्लोबिन की, किसमें, वेन में। ध्यान रखिए। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ एक ही तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आया है और उसी से हमने क्या कह दिया है, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कह दिया है। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा कि इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऐसा नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। हमने कहा कि उसमें ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, ठीक है। अब आती है कैपिलरी की। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिलरी देखिए कोई एक ऑर्गन है। अब यहाँ पर क्या है, कैपिलरी दोनों में हो सकती है। आगे जाके हम डायग्राम जब बनाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। हमने कहा यह है सेल, यह है एक सेल। यहाँ से क्या आ रही है, क्योंकि रेड कलर में है तो आर्टरीज आ रही है। अब आर्टरी में आपने कहा कि आर्टरी जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी सेल भी है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी सेल भी होगी। तो इस प्रकार से अभी हम दो भी दिखाते हैं। आपने कहा ये तो है आर्टरी, ये क्या है, यहाँ पे आर्टरी है, ठीक है। लेकिन आर्टरी जब छोटे छोटे पार्ट में टूट करके अलग अलग सेल को क्या देती है, ऑक्सीजन देगी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे आपको पाइप जैसी संरचनाएं दिख रही है, एक पाइप जैसी संरचना तो ये है जो बड़ी है, लेकिन इससे और छोटी छोटी क्या निकलती है, महीन पाइप जैसी संरचनाएं निकलती हैं। इन्हें हम कैपिलरी कहते हैं। अब यहाँ से क्या निकलेगी, वेन निकलेगी, क्योंकि अब यहाँ से जो ब्लड वेसल्स है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया है, जैसे ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई होगी, और इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर अब जो CO2 है, CO2 को यहाँ पर ने रिलीज किया होगा। अब ध्यान रखिए, ये क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दी है, ये है वेन, या जिसे आप शिरा कहते हैं। देखिए सबकी जो यहाँ पे, सबका जो ट्रांसलेट यहाँ पे किया गया है, तो ध्यान से पढ़िए। अब हमने कहा ये आ गई है वेन, लेकिन वेन में आपने कहा कि ये क्या है, हर एक कोशिका से क्या निकल रही है, छोटी छोटी महीन क्या निकल रहे हैं, पाइप जैसी संरचनाएं निकल रही हैं, ये भी कैपिलरी हैं। तो ये भी कैपिलरी होती हैं और ये भी कैपिलरी होती हैं। कैपिलरी क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं और जो कोशिका होती है उनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे वो कैपिलरी करती हैं। तो आपको समझ आए कि ये क्या है, कैपिलरी है, ठीक है। हार्ट का जो डायग्राम है, अभी हम हार्ट का डायग्राम करेंगे। पहले आप क्या करें, जो तीनों प्रकार के आपके ब्लड वेसल्स हैं उन्हें देखिए, उनका काम देखिए कि उनका फंक्शन क्या होता है। तो एक बार आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए, इतनी बातें क्लियर है। अब हार्ट का यहाँ पे फंक्शन देखेंगे, हार्ट का डायग्राम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। एक एक करके जानेंगे हार्ट के बारे में, देन हम आर्टरीज के, वेन और कैपिलरीज के बारे में। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है
आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज को एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इनका फंक्शन क्या होता है उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने कहा है दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। हमने कहा these are thick walled blood vessels which carry oxygenated blood from the heart to different organs। एक मैं बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ कि हार्ट का जो फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड स्पीड से जाता है हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में और उसी के द्वारा पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो हमें बता रखा है यहाँ पे धमनियों के बारे में कि इनकी जो वॉल होती है वो मोटी दीवार होती है, यानी कि इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो आपसे यही क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि आर्टरीज और वेन दोनों में से ज्यादा थिक वॉल, ज्यादा मोटी जो वॉल होती है या जो दीवारें होती हैं वो किसकी होती हैं। अब दीवारों से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दीवारों का मतलब क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, हमने कहा ये जो इसकी क्या है, इसे हम दीवारें कहेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर आपने कहा कि जो वेसल्स हैं, वेसल्स में आपने कहा ये जो पाइप जैसी संरचनाएं हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, दीवारें कहेंगे। कैसी होती हैं, ये थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं आगे जाके हम बात करेंगे, पहले हम वेन को पढ़ लेंगे, तब आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। आपने कहा pulmonary arteries are exception because they carry deoxygenated blood from the heart to lung where oxygenation of blood takes place। ठीक है, अपवाद आपके पास आता है जिसे हम आगे समझेंगे जब हम पूरा डायग्राम समझेंगे। आपने कहा फुफ्फुसीय धमनियां अपवाद है क्योंकि वे हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं जहां रक्त का ऑक्सीजनीकरण होता है। ठीक है, आते हैं वेन पे। आपने कहा वेन यानी कि जिन्हें आप क्या कहते हैं, शिराएं भी कहते हैं। दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। ठीक है, जो यहाँ पे वेन होती हैं वो पतली दीवारों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, काम क्या होता है इनका, आपने कहा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग जो आपकी सेल्स होती हैं उनसे लेकर के कहाँ लेके आती हैं, हार्ट में लेकर के आती हैं। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन आता है, पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्या बोला है हमने, जो फुफ्फुसी, यहाँ पे अगर हम वेन की बात करें, आपने कहा ये पतली दीवार वाली रक्त वाहिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। फुफ्फुसियनसी अपवाद है क्योंकि ये फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। तो एक तो आपने ये लाइन छोड़ देनी है अभी के लिए और ये लाइन भी छोड़ देनी है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस आपने छोड़ देना है। अब आते हैं थोड़ा सा, देखिए हमने कहा जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे हृदय से ले करके आती हैं। ठीक है, हमारा हृदय जो होता है बहुत प्रेशर में क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा। बहुत ज्यादा प्रेशर कहाँ पर आता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन जिस ब्लड में होता है उस ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, क्या बात हमने की थी यहाँ पे, क्या बात हमने की थी, हमने आर्टरी की बात की थी कि ये एक ऐसा ब्लड कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। तो हमारा हृदय जब भी पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही करता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपकी आर्टरीज में जाता है, क्योंकि आपकी आर्टरी, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो जब पंप होता है तो हार्ट से पंप होगा और हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो वो आर्टरीज में पंप करेगा। इस केस में क्या होगा, जो प्रेशर रहेगा यहाँ पे, ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा जब भी ब्लड प्रेशर नापते दो आपके पास यूनिट आती है, एक अपर होती है और एक लोअर होती है, 120 एंड 80। ठीक है, आपने कहा कि जब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर में करेगा और वो जो पंप करता है तो किस में करता है, आर्टरीज में पंप करता है। तो आर्टरीज में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो इसके लिए कि जो आर्टरीज है वो डैमेज ना हो, वो फटे ना, उसके लिए जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर दोनों में से, आर्टरी और वेन में, दोनों में से थिक वॉल या मोटी जो वॉल होती है वो किसकी होती है, आपने कहा आर्टरीज की होती है। वहीं वेन का क्या काम होता है, वेन जब आपने देखा कि किसी यहाँ से ब्लड से, जो हार्ट से ब्लड आया, आपके अलग अलग जो ऑर्गन है या अलग अलग जो सेल्स है वहां तक पहुंचा, सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर के आता है वेन। वेन में इतना प्रेशर नहीं है क्योंकि जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पंप किया
आर्टरीज में, आर्टरी से धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर उतना नहीं रहेगा जितना कि वहां पर था जब ब्लड ने उसे पंप किया था। धीरे धीरे वो सेल्स में जाता है, सेल से फिर से वो वेन में जाता है। तो आपने कहा यहाँ तक आते आते ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब वेन क्या करती है, सब जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और कहाँ लेके जाती है, फर्दर अपने हार्ट में लेकर के जाती है। ठीक है, हमने कहा क्योंकि वेन में बहुत ज्यादा प्रेशर वाला ब्लड नहीं रहता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है, इसीलिए वेन की जो दीवारें हैं या वेन की जो वॉल है वो कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं। तो पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि आर्टरीज और वेन या कैपिलरी में से सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है, आपने कहा आर्टरीज की होती है। आर्टरीज की क्यों होती है, क्योंकि आपने कहा कि जब ब्लड को पंप किया जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी आर्टरीज में होगा, इसीलिए वो क्या होगा, यहाँ पे उसे थिक होना पड़ेगा जिससे कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो डैमेज ना हो। तीसरी हमारे पास आती है कैपिलरी, और कैपिलरी में आपको क्या बोला गया है, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव These are the blood vessels which have single cell wall. इनमें जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सिंगल होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज हमने यहाँ पर नोट नहीं की है, फिफ्थ जो होती है आपके सर, क्योंकि सर्कुलेशन ये तो है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन जिसका सर्कुलेशन हो रहा है वो भी यहाँ पे पार्ट होगा, तो वो होगा ब्लड, वो होगा यहाँ पे ब्लड। ये तो हमने सिर्फ उस सिस्टम की बात की है कि जो क्या करेगा, यहाँ पे सर्कुलेशन करेगा, लेकिन सर्कुलेशन जिस चीज का होगा या सर्कुलेशन जिसके माध्यम से होगा वो आपका आता है ब्लड। तो आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम में 5 पार्ट हमारे आते हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड आता है। ठीक है, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है। हम बात करेंगे ब्लड की, तो ब्लड में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखिए, ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में चीजें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए हो गया है। अब हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में। ठीक है, हमें बेसिक सी जानकारी लेनी है यहाँ पर, उसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पे सिस्टम, और जब आप सभी चीजों के बारे में जानते होंगे तो सिस्टम को आप इजीली समझ पाएंगे। ब्लड के बारे में क्या चीजें हम समझेंगे, हम पहले भी ब्लड के बारे में काफी बातें कर चुके हैं। आपका जो ब्लड होता है वो कई चीजों में आता है, जैसे कि क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यू, और टिश्यू में आपके पास आया था यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक में आपने कहा कि तरल संयोजी ऊतक जिसे आप कहते हैं, उसमें आपने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें आपने क्या कहा था, ब्लड पढ़ा था, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था, ब्लड की सेल्स पढ़ी थी, उनके फंक्शंस आपने पढ़े थे। सेम चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। ब्लड क्या होता है, आपने कहा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, किस किस चीज से मिलकर के बना है, 2 चीजों से मिलकर के बना है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा में आपने कहा प्रोटीन होती हैं, हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ मात्रा में। और सेकेंड है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में आपके आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, और ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे आप। तो एक बार ब्लड की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आपने कहा ब्लड क्या होता है, यहाँ पे blood is a connective tissue which play a role of a carrier for various substances in the body. Blood is composed of plasma, blood cells and platelets. ठीक है, 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। क्या बोला आपने, आपने कहा रक्त एक संयोजी ऊतक है जो शरीर में विभिन्न पदार्थों के वाहक की भूमिका निभाता है। रक्त प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट से बना होता है। दूसरा हमने कहा ब्लड प्लाज्मा क्या है। ठीक है, पहला कंपोजिशन जो है ब्लड का वो प्लाज्मा है। आपने कहा ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। मैक्सिमम जो पार्ट बनता है किसका, प्लाज्मा का, वो बनता है वाटर से। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। आपने कहा कि जो रक्त प्लाज्मा है वो क्या है, रक्त प्लाज्मा एक हल्के रंग का तरल होता है जो ज्यादातर पानी से बना होता है। रक्त प्लाज्मा रक्त मैट्रिक्स से बना होता है। क्लियर है इतनी बात, कोई डिफिकल्ट जो टॉपिक है वो नहीं है, जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं वही है। अब आती हैं आपकी ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में आप बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से समझ करके आएंगे। क्या नाम है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आरबीसी का, ये तो कॉमन नेम है। ठीक है, आपने कहा ल्यूकोसाइट और इरिथ्रोसाइट, आपने 2 शब्द पढ़े हैं, वो किस प्रकार से रिलेटेड हैं ब्लड से, इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे, और फाइनली हम फिर प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।